नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आजकल एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और वो न्यूज़ क्या है? नोएडा मर्डर केस। ये पूरा मैटर जो है वो दहेज प्रथा के कारण यानी दहेज के लालच में ये पूरा मर्डर किया गया, जिससे सुनो यही केस, इसी पर लोग बात कर रहे हैं। आपने इसकी जो इससे संबंधित जो वीडियो वायरल हो रही होगी वो भी आपने देखा ही होगा। वो वाकई में दिल दहला देने वाली घटना थी। और ये तो कुछ मामले हैं जो हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं। ऐसे न जाने अनगिनत कितने ही मामले हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता और इससे न जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां हमारी पहुंच ना के बराबर है। ये जो विषय है, आज का हमारा जो टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव है और आपके सोशल इशू को कवर करता है। हम आज की वर्तमान स्थिति दहेज की देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बारी इतिहास में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब प्राचीन काल की बात करते हैं हम, तो उस टाइम महिला को स्त्री धन दिया जाता था। स्त्री धन का मतलब ये कि पैतृक संपत्ति का उन्हें कुछ हिस्सा दिया जाता था और वो इसलिए दिया जाता था ताकि महिला की आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखा जाए। अब औपनिवेशिक काल आते आते ये स्थिति जो है वो काफी गंभीर होती गई, क्योंकि अब महिलाओं को उनके समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें उन्हें हिस्सा भी नहीं दिया जाता था। इससे क्या हुआ कि दहेज की प्रथा बढ़ने लगी, क्योंकि अब महिलाओं की जो स्थिति है वो काफी सीमित होती रह गई। अब महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखे जाने लगा और उस टाइम ऐसा हो गया था कि जो महिला जितना धन लेकर के आ रही है उसकी इज्जत समाज में उतनी होती थी। ऐसे भी न जाने कितने ही कारण हैं जिनको हम धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास में ये जो सारी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं किया गया। राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, इन लोगों ने महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया, सती प्रथा का विरोध किया और ऐसे ही कई सुधार किए जिनसे महिला और पुरुष में समानता देखी जा सके, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो। लेकिन क्या इतना करने से आज वर्तमान में ये स्थिति सुधर गई है, या पिछली के मुकाबले हम देखें तो ये स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है? तो आज का हमारा पूरा टॉपिक इसी विषय पर आधारित है। तो वर्तमान में हम समझ लेते हैं कि आखिर दहेज की जो परिभाषा है वो क्या है। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो है वो दहेज को परिभाषित करता है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विवाह में किसी भी साथी को, दूसरे पक्ष के माता पिता को, किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है या देने के लिए सहमति दी जाती है, उसे हम दहेज कहते हैं। अब इसे आसान शब्दों में समझ लेते हैं। जो महिला का परिवार होता है वो दूल्हे के घर वालों को कुछ भी सामान देता है, चाहे वो पैसे हो गए, चाहे वो घर गृहस्थी के सामान हो गए, तो ये सारा जो है वो दहेज में कंसीडर किया जाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है? इससे होता है कि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर ऐसे हम बहुत सारे केसेस देखते हैं और सुनते हैं अपने आसपास, जिसमें हमें ऐसी घटना सुनने को मिलती है कि भाई उन्होंने उनसे जो है कि इतना डिमांड किया गया था दहेज का और उन्होंने नहीं दिया। फिर बाद में वो जो औरत होती है, जो महिला होती है, उसको ससुराल पक्ष से टॉर्चर किया जाता है और जब उसकी बर्दाश्त करने की स्थिति समाप्त हो जाती है, उसका जब मानसिक शोषण एक लेवल पर पहुंच जाता है, तो अक्सर वो आत्महत्या जैसी घटनाएं कर लेती है, या फिर उन्हें जो महिला होती है उसके ससुराल पक्ष वाले जहर दे करके या फिर आग लगा करके उसकी हत्या कर देते हैं। और ये काफ़ी हमारे समाज की एक बहुत ही खराब घटना है जिस पर हमें विचार करने की बहुत ज़रूरत है। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि वर्तमान में जो दहेज के मामले हैं उनकी स्थिति क्या है। अगर हम 2022 के इस आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें टोटल डाउरी डेथ यानी कि दहेज को लेकर के जितनी भी मृत्यु हुई हैं, दहेज मृत्यु, उसमें कुल 6450 केसेस देखने को मिलते हैं। और आपको बता दी ये जो आंकड़ा है वो 2022 का है। और वहीं डेली एवरेज जो केसेस होते हैं वो 18 वुमेन्स डाई एवरी डे ड्यू टू डाउरी रिलेटेड वायलेंस, यानी कि जो घरेलू हिंसा होती है दहेज को लेकर के, उससे प्रतिदिन जो है वो 18 महिलाओं की मृत्यु देखने को मिलती है। केसेस अंडर डाउरी प्रोबेशन एक्ट 13,479 रजिस्टर्ड, यानी कि ये जो हमारे ऐसे केसेस है कुल 13,479 केसेस जो रजिस्टर है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो दहेज की जो प्रथा है वो किन क्षेत्रों में ज़्यादा है, कहाँ पर किन क्षेत्रों में इनसे जो है रिलेटेड केसेस देखने को ज़्यादा मिलते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2,218 मामले हैं। बिहार में कुल 1,057 मामले हैं।
मध्य प्रदेश में 518 मामले हैं, वेस्ट बंगाल में 472 मामले हैं, राजस्थान में 320 प्लस मामले देखने को मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में दहेज की घटनाएं जो हैं वो आए दिन होती रहती हैं। और यहाँ पर तो कई लोगों के दहेज के जो हैं कि पैसे भी फिक्स होते हैं कि भाई अगर ये इस सर्विस में है तो इन्हें इतना दहेज फिक्स ही है। इसमें सिर्फ दहेज लेने वाले की गलती नहीं है, इसमें दहेज देने वाले की उतनी ही बराबर गलती है। तो इन सब मुद्दों को हम आगे धीरे धीरे करके कवर करेंगे। अब हम नजर डाल लेते हैं जुडिशियल आउटकम पे। 359 केसेस क्लोज ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो केस है दर्ज तो किए जाते हैं लेकिन उनके साक्ष्य नहीं मिलते। तो ऐसे जो केसेस है वो 359 केसेस है 2022 के आंकड़ों के अनुसार कि उनके लिए जो है सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले थे और उन केसेस को क्लोज कर दिया गया। वहीं 4148 केसेस चार्जेस शीट में जो है वो 4148 केसेस दर्ज हैं। वहीं कन्वेक्शन रेट की अगर हम बात करें तो ये 30% अप्रोक्सीमेट है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बारी समझ लेते हैं कि दहेज प्रथा के कारण क्या है। यानी जो दहेज प्रथा चली आ रही है, दिनों दिन इसकी घटनाएं देखने को मिल रही, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला है पितृसत्तात्मक समाज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं, उनको कमतर आंका जाता है, अक्सर उन्हें उनके हक नहीं दिए जाते हैं। ये कारण भी एक जो दहेज प्रथा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंगिक असमानता, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, महिला और पुरुष में भेदभाव देखने को मिलता है। कई बार हम ऐसे केसेस भी देखते हैं कि घरों में अगर लड़के और लड़की में से किसी एक को पढ़ाना हो तो हम लड़की की पढ़ाई को ही जो प्रायोरिटी देते थे। वहीं सामाजिक दबाव की बात करें तो आजकल क्या काफी समय से ये चला आ रहा है कि लोगों को जो दहेज मिलता है उससे उनकी समाज में इज्जत बनती है। अगर शादी करके आते हैं वर पक्ष तो सबसे पहला सवाल ये होता है, या फिर लोग अगर शादी में जाते भी हैं तो ये देखते हैं कि इन्हें सम्मान कितना मिला है, इन्हें दहेज कितना मिला है, और जितना दहेज उन्हें मिलता है उसी के हिसाब से उन्हें समाज में इज्जत मिलती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग अपनी इज्जत को मेंटेन करने के लिए भी दहेज लेते हैं, भारी से भारी मात्रा में डिमांड करते हैं। वही है कि जितना ज्यादा दहेज होगा उतनी ज्यादा समाज में इज्जत उन्हें मिलेगी। आर्थिक कारण, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो परिवार होता है, जो महिला पक्ष का परिवार होता है, उन पर बहुत ही भारी बोझ पड़ता है, लेकिन इसका जो सीधा सा फायदा होता है वो जो लड़की की फैमिली होती है उस पे होती है। अब लड़के को तो ये है कि उन्हें इकट्ठा बहुत सारा धन मिल जाता है, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना होती है, इसलिए भी वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। शिक्षा की कमी, जाहिर सी बात है कि महिला और बालिका जो हैं उनको बहुत कम समय में उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। उनके अंदर शिक्षा का अभाव होता है, जागरूकता की कमी होती है, उन्हें उनके अधिकार नहीं पता होते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। ये भी एक मेन कारण है कि दहेज का जो है उन्हें शिकार होना पड़ता है। अब आगे समझ लेते हैं कि भारत में दहेज प्रथा के परिणाम क्या हैं। यानी हमने दहेज प्रथा को समझ लिया कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और साथ ही हम ये देखेंगे कि इसके परिणाम हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला और भयावह परिणाम तो यही है कि शारीरिक और मानसिक अत्याचार। जैसे कि अभी नोएडा वाले केस में भी हमने देखा कि उन्होंने, लड़के पक्ष ने जो है वो और अधिक दहेज की डिमांड करी थी। लड़की उतने दहेज की जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पा रही थी, अपने घर पर नहीं बता रही थी, तो उन्होंने कितने गंदे तरीके से उस लड़की को पीटा और उसके बाद आग लगा दी। तो ऐसी घटना में पहले तो लड़की का मानसिक शोषण होता है, और जब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो शारीरिक शोषण भी देखने को मिलता है। अक्सर वो कई बार भी खुद को आग लगा लेती है जब वो ऐसी घटनाएं होती हैं। तो दहेज हत्या और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। लड़कियों की शिक्षा में कमी, हमने बात करा कि लड़कियों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके जो है कानून की उन्हें नॉलेज नहीं होती है, तो ये भी परिणाम देखने को मिलता है। पारिवारिक आर्थिक बोझ, अब हम बात करें इसकी तो सबसे ज़्यादा बोझ तो है वो लड़की की फैमिली पे ही पड़ता है। उनके पास कई बार ऐसी स्थिति होती है, ग्रामीण परिवारों में अक्सर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जो बहुत मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार होते हैं, उनके परिवार में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना घर का गुजारा भी सही तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से कर पाए, और ऐसी स्थिति में जब उन्हें दहेज देना पड़ता है तो वो अपनी ज़मीन बेच करके, कर्ज लेकर के दहेज देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो आर्थिक बोझ है वो लड़की की फैमिली पे पड़ता है। महिलाओं का वस्तुकरण, यानी महिलाओं को एक वस्तु की तरह समझा जाता है। और आपने देखा भी होगा अक्सर किसी किसी फैमिली में कि मान लीजिए उनकी फैमिली में 2-3 बेटे हैं और उनकी शादी होकर के आती है, तो जो बहू सबसे ज़्यादा दहेज लेकर के आती है ससुराल में, उसकी ज़्यादा ही इज्जत होती है। यानी कि जितना ज़्यादा आपने दहेज दिया उसके हिसाब से आपको इज्जत मिल रही है। तो यहाँ पर महिला का वस्तुकरण हम समझ सकते हैं कि महिला को एक वस्तु की तरह
ट्रीट किया जाता है। अगर हम वहीं प्रमुख कानूनी प्रावधान के बारे में बात करें, हालांकि ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे भारत में कोई कानून नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये कानून प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। लेकिन अब हम नज़र डालते हैं कि जो भी हमारे कानून है उसमें ऐसी जो क्रियाविधि हो रही, गतिविधि हो रही, उसके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा यही है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि दहेज देने या लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी ना तो आप दहेज दे सकते हैं और ना ही आप दहेज ले सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में आपको पाया जाता है तो कम से कम 5 वर्ष की कैद हो सकती है और कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दहेज के मूल्य के बराबर राशि जो भी अधिक हो, यानी कि दहेज के मूल्य की राशि को मापा जाएगा। अगर उससे ज्यादा होता है तो दहेज की मूल्य के बराबर ही जो भी अधिक होगा उतना उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 बी। तो ये क्या कहती है, अगर विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है और इसके पहले उत्पीड़न होता है तो इसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर किसी महिला का विवाह हुआ है और 7 साल हुए हैं उसके विवाह को और इस बीच वो उत्पीड़न का शिकार रही है तो उसे दहेज मृत्यु के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगला है हमारा बीएनएस की धारा 80। यह दहेज हत्या को परिभाषित करती है। इसमें क्या होता है कि 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास सजा का प्रावधान है। अगला है हमारा बीएनएस की धारा 85। यह विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता से संबंधित है और पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान करती है। यानी कि अगर किसी महिला पर उसके परिवार द्वारा जो है कि क्रूरता की जा रही है तो ऐसी स्थिति में उनके लड़के पक्ष को और उनके रिश्तेदारों को उसके लिए दंड दिया जा सकता है। अब अगला हम समझ लेते हैं कि इससे संबंधित चिंताएं और मुद्दे क्या हैं। सबसे आखिर क्यों ये जो मामले हैं वो सेटल नहीं हो रहे हैं और दिनों दिन ये ऐसे केसेस हमारे सामने बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिसिंग और जांच, 7,000 वार्षिक मामलों में से केवल 4500 में ही आरोप पत्र दाखिल होते हैं। यानी कि ये तो वही डेटा है जो रजिस्टर हुए हैं, ऐसे न जाने कितने ही केस हैं जो रजिस्टर भी नहीं हुए। तो मान लीजिए अगर 7,000 जो है मामले हैं टोटल, तो उसमें से 4500 में ही जो है आरोप पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। इसी के साथ इनमें से बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनके लिए अपर्याप्त साक्ष्य होंगे, झूठी शिकायत होंगे या गलतफहमी जैसे कारणों से भी ये ऐसे केसेस जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। वहीं लंबित दहेज मृत्यु की 67% जांचें 6 महीने से अधिक समय से रुकी हुई थी। जितने भी लंबित दहेज मृत्यु के मामले थे उसमें से 67% जांच जो है वो 6 महीने से अधिक समय से रुकी हुई है, यानी कि इन पे काम नहीं हुआ है। अगला है आरोप पत्र और सुनवाई में देरी। 70% आरोप पत्र जो है वो 2 महीने या उससे अधिक समय बाद दायर किए गए। यानी कि कोई इंसिडेंस हुआ उसके 2 महीने बाद 70% ऐसे मामले हैं जो दायर किए गए हैं। वहीं 6500 मुकदमे में से केवल 100 में ही दोष सिद्धि हो पाती है। यानी कि मान लीजिए 6500 जो है कि मामले जो है मुकदमे लंबित है और उसमें से केवल 100 में ही जो है व्यक्ति जो है वो दोषी करार होता है। वहीं 90% से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। अब आप मान लीजिए 100% मामले ही हैं, उसमें से 90% मामले जो हैं वो लंबित ही हैं, तो हमारे केस तो सॉल्व हो ही नहीं पा रहे हैं ना। वहीं बरी किए जाने, दलीलों के सौदे और वापस ली गई शिकायतों के कारण बड़ी संख्या में मामले अनसुलझे रह गए। अब कई बार ऐसा होता है कि कई फैमिली जो होती है वो ऐसे मामले में केस तो दर्ज कर देती है, लेकिन समाज में बदनामी के डर से और कई तरह की चीज़ें होती हैं उनसे जो है वो अपने केस जो है वो वापस ले लेती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला पक्ष जो है वो पैसे दे करके उन्हें शांत करा देता है। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया सामाजिक दबाव, और उन्हें ऐसा डर रहता है कि अगर ऐसे मामले समाज में आ रहे हैं तो लड़की का घर बर्बाद हो सकता है, गृहस्थी खराब हो सकती है और समाज में भी उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से वो अपने केस वापस ले लेते हैं। अब इसका समाधान और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण देना। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि कई बार ऐसे केसेस में क्या होते हैं कि महिलाओं को शिक्षा का अभाव होता है, उन्हें छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है दहेज की वजह से, कि लोग ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लड़की को आगे जाकर के दहेज पे देना होता है, तो वो उनकी पढ़ाई को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में लड़की को तो उसके अधिकार पता ही नहीं है और ना ही वो सशक्त है। तो जितने से ज़्यादा लड़कियों को आप जितना ज़्यादा पढ़ा सके उतना पढ़ाइए, उन्हें जागरूक करिए ताकि उन्हें उनके अधिकारों का पता हो, वो अपने पैरों पर खड़ी हों। अगर वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो अपने लिए आवाज़ उठा सकेंगी, उनके प्रति जो भी हिंसा जैसे कार्य हो रहे हैं वो उनके प्रति आवाज़ उठा सकेंगी। सामाजिक जागरूकता अभियान,
समय समय पर समाज को ऐसे जो है कदम और ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए जिससे वो लोगों को जागरूक कर सके। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम में से जो है कि गाँव में और शहरों में जा करके उन्हें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना चाहिए। ज़्यादातर फैमिली को ही जागरूक करना चाहिए, पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे, लड़की और लड़के में भेदभाव ना करे। कठोर कानूनी कार्रवाई और न्यायपालिका का सक्रिय होना। अभी जैसे हमने 2022 के आंकड़ों को देखा तो कितने सारे ऐसे मामले दर्ज तो हैं लेकिन वो पेंडिंग पड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे केसेस दर्ज भी होते तो सालों साल तक ये केस चलते ही रहते हैं, इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक कठोर कानूनी कार्रवाई बनाई जाए, यानी कि जो सज़ा के प्रावधान है वो भी ऐसे होने चाहिए कि आगे कोई व्यक्ति ऐसी क्रियाविधि करने के पहले भी 10 बार सोचे। न्यायपालिका को सक्रिय होना चाहिए, जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ऐसे केसेस दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं जनसाधारण और मीडिया की भूमिका। जनसाधारण यानी कि जो हमारे क्षेत्र के जो पॉपुलर व्यक्ति हैं उन्हें समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए कोई न कोई क्रियाविधि कराई जानी चाहिए। वहीं मीडिया को, जैसे मीडिया ने ये नोएडा के केस को कवर करा, अच्छे से उनके बारे में बताया, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो ज़रूरी है उन क्षेत्रों तक भी लोगों की पहुंच हो, मीडिया की पहुंच हो, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके, जान सके और वो अपने लिए बेहतर कर सके, अपने लिए बेहतर सोच सके, अपने लिए आवाज़ उठा सके। तो इसी के साथ आज का हम अपना डिस्कशन का टॉपिक जो है ख़त्म करते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है और सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि महिला के अधिकारों का उन्हें बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। महिला को एक वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। तो इसी के साथ हम अंत में आज के टॉपिक को देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 साल, बी 3 साल, सी 5 साल, डी 7 साल। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।